हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इंटर लेवल वालों के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है भारत का भूगोल। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत का भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल प्रायद्वीप, एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल प्रायद्वीप स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत का क्या है? विशाल प्रायद्वीप स्थित है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत एक विशाल प्रायद्वीप स्थित है, जिसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद आते हैं आकार में विषम चतुर्भुज, भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। ठीक है, आकार में क्या है? विषम चतुर्भुज के जैसा है। भारत का जो आकार है वो कैसा है? विषम चतुर्भुज के जैसा है। इस कारण से भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। ठीक है, भारत को किसका दर्जा हासिल है? उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। ठीक है, सबसे पहला बात क्या जाने? एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और आकार कैसा है? विषम चतुर्भुज के जैसा। और भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा हासिल है। यूनानियों ने इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। ठीक है, किसने? यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने इन्हें इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा, तथा मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा। ठीक है, भारत का नाम संभवतः ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, भारत का नाम संभवतः ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर पड़ा? भरत के नाम पे पड़ा। ठीक है, तो यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया का। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? हिंद या हिंदुस्तान का। और भारत का नाम संभवतः ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो एशिया भारत कहाँ स्थित है? एशिया द्वीप में स्थित है, जिसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर स्थित है। और आकार में विषम चतुर्भुज के जैसा है। और कैसा, कौन सा दर्जा हासिल है? उपमहाद्वीप का। और यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया कहा। मध्यकालीन इतिहासकारों ने क्या कहा? हिंद या हिंदुस्तान। और भारत का जो नाम है वो संभवतः ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। अब आते हैं भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा और सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा क्या हो गया? गंगा और सिंधु का मैदान, तीसरा क्या हो गया? दक्षिण का पठार, और चौथा क्या हो गया? सुदूर दक्षिण के मैदान। ठीक है, चौथा क्या हो गया? सुदूर दक्षिण के मैदान। अब आते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का प्रदेश जिसमें तराई
के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है। इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन सा स्थित है इस क्षेत्र में? कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, टिहरी हो गया, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश स्थित हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा और सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, सुदूर दक्षिण के मैदान। उसमें सबसे पहला क्या जाने? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्या आ जाएगा? तराई के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है और इस क्षेत्र में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं तथा सिक्किम का प्रदेश स्थित है। अब दूसरा देखते हैं, गंगा और सिंधु का मैदान। ठीक है, गंगा और सिंधु का मैदान जो सार्वधिक क्षेत्र है। ठीक है, गंगा और सिंधु का मैदान ही क्या है? सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, इसी क्षेत्र में गंगा और सिंधु मैदान के क्षेत्र में क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, गंगा और सिंधु के मैदान के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, सबसे सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? गंगा और सिंधु का मैदान। और इस क्षेत्र में कौन कौन क्या क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, और इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। अब आते हैं दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण का पठार में क्या है? उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्ण एवं तुंगभद्र नदी घाटियां तक फैला हुआ है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? दक्षिण का पठार जो है उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्ण एवं तुंगभद्र नदी घाटियों तक फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण का पठार जो है उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्ण एवं तुंगभद्र नदी घाटियों के तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सुदूर दक्षिण के मैदान। ठीक है, सुदूर दक्षिण के मैदान लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र हैं। ठीक है, क्षेत्र में सुदूर दक्षिण का जो मैदान है लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है? जिसमें गोदावरी, कृष्ण और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश स्थित हैं। ठीक है, सुदूर दक्षिण के मैदान लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र हैं, जिनमें क्या होता है? गोदावरी, कृष्ण और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश स्थित हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या जाने? भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल क्या था? भारत कहाँ कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसके उत्तर में क्या था? हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या था? हिंद महासागर। ठीक है, एशिया कहाँ है? एशिया कहाँ है? सॉरी, भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और उत्तर में क्या है? हिमालय। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। मध्यकालीन इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान कहा। भारत का नाम संभवतः ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बांटा गया है। पहला कौन था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा सुदूर दक्षिण के मैदान। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो था वो तराई से के दलदली वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक शामिल है। और इस क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, टिहरी हो गया, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था? गंगा और सिंधु का मैदान, ये सबसे अधिक क्षेत्र था। ठीक है, जो सर्वाधिक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या क्या था? इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता और आर्य संस्कृति का विकास हुआ और इसी क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था।
उसके बाद पढ़े हम लोग दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार क्या था? उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में तथा कृष्ण एवं तुंगभद्र नदी घाटियों तक फैला हुआ है। उसके बाद था समुद्र सुदूर दक्षिण का मैदान। ये क्या है? लंबे और संकीर्ण समुद्री क्षेत्र है जिसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा प्रदेश स्थित हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। प्राचीन काल में से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते रहे हैं। ठीक है। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते रहे हैं। ठीक है। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते रहे हैं। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक एकता अथवा कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता बन गई है। ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? सांस्कृतिक एकता अथवा कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता बन गई है। प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक भारतीय संस्कृति का विचार उत्पन्न हुआ जिसे भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्शों ने आगे बढ़ाया। ठीक है। प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक भारतीय संस्कृति का विचार उत्पन्न हुआ जिसे भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्शों ने आगे बढ़ाया। महाकाव्य तथा पुराणों में इस देश को भारतवर्ष और निवासियों को भारतीय कहा गया है। ठीक है। ये कहाँ से मिला है? विष्णु पुराण। ठीक है। महाकाव्य तथा पुराणों में इस देश को भारतवर्ष और निवासियों को भारतीय कहा गया है। ठीक है। महाकाव्य एवं पुराणों में इस देश को क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है तथा निवासियों को भारतीय कहा गया है। ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजना विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य क्या लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजना विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजन का शासन क्षेत्र होता है। अब आते हैं भारतीय निर्जातीय तत्व। ठीक है। भारतीय निर्जातीय तत्व पर। ठीक है। ये क्या होता है इसके अंतर्गत? इसमें सबसे पहला क्या है? उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर बी.एस. गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा है। ठीक है। किसके आधार पे? उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर बी.एस. गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? निग्रिटो। ठीक है। निग्रिटो। उसके बाद कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। पहला क्या था? निग्रिटो। दूसरा क्या था? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तीसरा क्या था? मंगोलियन। तीसरा कौन है? मंगोलियन। चौथा कौन है? मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन। उसके बाद पांचवा कौन सा है? वेस्टर्न ब्रेकाइसेकलस। और छठा कौन सा है? नार्डिक। ठीक है। तो उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर बी.एस. गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा 6 भाग है? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलियन, मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न ब्रेकाइसेलकस और नार्डिक।
अब आते हैं बी नंबर पे। उत्खनन में मिले स्तर पंजीरों के आधार पर बी असगुआ ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, ये आपका ए नंबर ही हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा भाषाविदों ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूहों में विभाजित किया है। ठीक है, भाषावादियों ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूहों में विभाजित किया है। बी नंबर में क्या हो जाएगा, भाषाविद ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूहों में विभाजित किया है। कौन कौन सा, ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़ियन द्रविड़ियन, तीसरा है इंडो यूरोपियन, ठीक है, चौथा है तिब्बती चाइनीज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, भाषाविदों ने, ठीक है, किसने, भाषाविदों ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूहों में विभाजित किया है। कौन कौन सा, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ियन, इंडो यूरोपियन, तिब्बती चाइनीज। अब एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था, निग्रिटो। उत्खनन में मिले स्तर पंजी के आधार पर बी एस गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा था। उसमें सबसे पहला क्या था, निग्रिटो। निग्रिटो क्या है, ये नाटे कद, चौड़े सिर, मोटे होठ, चौड़ी नाक एवं काले रंग के होते हैं। ठीक है, निग्रिटो कैसे होते हैं, यह नाटे कद, चौड़े सिर, मोटे होठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। यह भारत के सबसे प्राचीन प्रजाति है, जिसके अंश अंडमान निकोबार के जनजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, निग्रोटो जो है, निग्रोटो जो होता है वो नाटे कद के होते हैं, चौड़े सिर, मोटे होठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, जिसके अंश अंडमान निकोबार की जनजातियों में पाए जाते हैं। तीर धनुष, पीपल पूजा आदि के प्रचलन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ठीक है, किसके दिया जाता है, तीर धनुष, पीपल पूजा आदि के प्रचलन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। ठीक है, निग्रिटो का कैसा, नाटे कद का होगा, चौड़ा सिर होगा, मोटे होठ होंगे, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं, और यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, जिसके अंश अंडमान निकोबार की जनजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तीर धनुष, पीपल पूजा आदि के प्रचलन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। अब आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड ये क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय नव निर्जातीय तत्व इन्हीं की थी। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय निर्जातीय तत्व में इन्हीं की थी। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या किसका था, भारतीय निर्जातीय तत्व में इन्हीं की थी, किसका, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड का। ठीक है, ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह की बोली बोलते थे, जिसके शब्द मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह की बोली बोलते थे, जिसके शब्द मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह की बोली बोलते थे, जिसके शब्द क्या होता था, मुंडा बोली में भी पाए जाते थे हैं। ठीक है, और ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड जो होते थे वो क्या, छोटे कद के, लंबे सिर होते थे, चौड़ी नाक होता था, मोटे होठ और काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते थे। अधिकांशतः दक्षिणी भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड का जो है लक्षण किसमें किसमें पाया जाता है, दक्षिण भारत तथा मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। कृषि कर्म, मृद भांडा, लिंगोपासना आदि का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, क्या बोल रहा है, कृषि कर्म, मृद भांडा, लिंगोपासना आदि का इन्हें ज्ञान था, किसको, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड को। ठीक है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय नृजातीय तत्व
थे, ठीक है। और ये औष्ट्रिक भाषा समूह की बोली बोलते थे, जिसके शब्द कहाँ मिलते हैं, मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होठ, काली भूरी आंखें, घुंघरेले बाल और चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। अधिकांशतः दक्षिणी भारत एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। और कृषि कर्म हो गया, मृद भांडा हो गया, लिंगोपासना हो गया आदि का इन्हें ज्ञान था। अब नेक्स्ट क्या था, मेगा मंगोलॉइड, ठीक है। मंगोलॉइड क्या था, पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करने के कारण इस नृजातीय के अंश मिरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल असम की जनजातियों में पाए जाते हैं, ठीक है। पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करने के कारण इस नृजातीय के अंश मिरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल असम की जनजातियों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह छोटी नाक, मोटे होठ, लंबे चौड़े सिर, पीले तथा भूरे चेहरे वाले होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, छोटी नाक, मोटे होठ एवं लंबे चौड़े सिर, पीले तथा भूरे चेहरे वाले होते हैं, ठीक है। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा है, ठीक है। किसका, मंगोलॉइड का जो भाषा होता है वो कैसा होता है, चीनी तिब्बती समूह की भाषा है। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति में क्षेत्र, वामाचार, शक्ति पूजा आदि का आरंभ हुआ, ठीक है। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति में क्षेत्र, वामाचार, शक्ति पूजा आदि का आरंभ हुआ। क्लियर है। तो मंगोलॉइड क्या था, पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करने के कारण इस निर्जावृत में नृजातीय के अंश मिरी, नंगा, वोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल असम की जनजातियों में पाए जाते हैं। और ये छोटी नाक, मोटे होठ, लंबे चौड़े सिर, पीले तथा भूरे चेहरे वाले होते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा है। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति में क्षेत्र, वामाचार, शक्ति पूजन आदि का आरंभ हुआ। अब नेक्स्ट क्या था, मेडिटेरेनियन, ठीक है। मेडिटेरेनियन, ठीक है। इस प्रजाति के अंश द्रविड़ लोगों में सामान्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। मेडिटेरियन प्रजाति के अंश जो है वो द्रविड़ लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। लंबा सिर, मध्यम कद, चौड़ा मुंह, पतले होंठ, घुंघराले बाल और भूरी त्वचा से इनकी पहचान की जाती है, ठीक है। मेडिटेरेनियन का जो है प्रजाति वो के अंश जो है वो द्रविड़ लोगों में सामान्यतः पाए जाते हैं, ठीक है। लंबा सिर, मध्यम कद, चौड़ा मुंह, पतले होठ, घुंघराले बाल और भूरी त्वचा से इनकी पहचान की जाती है। नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता का विकास इनकी प्रमुख देन है, ठीक है। क्या क्या है, नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता का विकास इनकी प्रमुख देन है। अब है वेस्टर्न ब्रेकाइसेकलस, ठीक है। वेस्टर्न ब्रेकाइसेकलस अल्पाइन, डिनारिक एवं आर्मीनॉइड इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, अल्पाइन, डिनारिक एवं आर्मीनॉइड इसकी शाखाएं हैं। अल्पाइन प्रजाति गुजरात, बिहार, उत्तर भारत तथा मध्य भारत में पाई जाती है। अल्पाइन प्रजाति जो है गुजरात, बिहार, उत्तर भारत तथा मध्य भारत में पाई जाती है, ठीक है। अल्पाइन प्रजाति कहाँ पाया जाता है, गुजरात, बिहार, उत्तर भारत तथा मध्य भारत में पाई जाती है। डिनारिक शाखा में तत्व बंगाल, डिनारिक शाखा के तत्व बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल लोगों में पाए जाते हैं।
डिनारिक शाखा के तत्व बंगाल, ओडिशा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल लोगों में पाए जाते हैं। आर्मीनॉइड के तत्व मुंबई के पारसियों में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, आर्मीनॉइड के तत्व जो है मुंबई के पारसियों में भी दिखाई देते हैं। चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक और पीली त्वचा इनकी पहचान है। ठीक है, चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी एवं चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक और पीली त्वचा इनकी पहचान है। नॉर्डिक, नॉर्डिक क्या है? लंबा सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे सीधे व घुंघराले बाल जैसे लक्षण होते हैं। ठीक है, नॉर्डिक जो होते हैं वो लंबे सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे व घुंघराले बाल जैसे लक्षण होते हैं। आर्यों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, फिर भी आर्य कोई प्रजाति पद न होकर एक भाषिक पद है। ठीक है, फिर भी क्या है आपका? आर्य कोई प्रजातीय पद न होकर क्या है? वो एक भाषिक पद है। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहला क्या पढ़े थे? उत्खनन में मिले अस्थि पंजरों के आधार पर बी.एस. गुहा ने भारतीय आदिम जातियों को 6 भागों में बांटा था। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलियन, उसके बाद मेडिटेरेनियन, उसके बाद वेस्टर्न ब्रेकाइसेकलस, उसके बाद नॉर्डिक। उसके बाद सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस किए। तो उसमें से सबसे पहला क्या पढ़े? निग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो क्या था? ये नाटे कद के होते थे। ठीक है, निग्रिटो क्या होता था? नाटे कद के होते थे, चौड़े सिर होता था, मोटे होठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, जिसके अंश अंडमान निकोबार के जनजातियों में पाए जाते हैं। तीर धनुष, पीपल पूजा आदि के प्रचलन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। उसके बाद क्या पढ़े? प्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। सबसे अधिक जनसंख्या भारतीय नृजातीय तत्व में इन्हीं की थी। ये औश्रिक भाषा समूह की बोली बोलते थे, जिसके शब्द मुंडा बोली में भी पाए जाते हैं। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटी होठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। अधिकांशतः दक्षिणी भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के पास कृषि, कर्म, मृदा भांडा, लिंगोपासन आदि के ज्ञान थे। उसके बाद क्या पढ़े? मंगोलॉइड। पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश करने के कारण इस जनजातीय के अंश मिरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल असम की जनजातियों में पाए जाते हैं। ये छोटी नाक, मोटे होठ, लंबे चौड़े सिर, पीले तथा भूरे चेहरे वाले होते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा है। इनके प्रभाव से भारतीय संस्कृति के क्षेत्र वामाचार, शक्ति पूजा आदि का आरंभ हुआ। उसके बाद क्या पढ़े? मेडिटेरेनियन। इस प्रजाति का अंश द्रविड़ के लोगों में सामान्यतः पाई जाती है। इसका लंबा सिर होगा, मध्यम कद होगा, चौड़ा मुंह होगा, पतले होठ, घुंघराले बाल और भूरी त्वचा इनकी पहचान होती है। नौ परिवहन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगरीय सभ्यता का विकास इन्हीं के प्रमुख देन हैं। उसके बाद पढ़े वेस्टर्न ब्रेकाइसेकेलस। ठीक है, इसमें ये क्या? अल्पाइन, डिनारिक तथा आर्मीनॉइड इसकी शाखाएं हैं। अल्पाइन प्रजाति गुजरात, बिहार, उत्तर भारत तथा मध्य भारत में पाई जाती है। डिनारिक शाखा के तत्व बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल लोगों में पाए जाते हैं। आर्मीनॉइड के तत्व मुंबई के पारसियों में दिखाई देते हैं। चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक और पीली त्वचा इनकी पहचान है। उसके बाद क्या पढ़े? नॉर्डिक। नॉर्डिक क्या है? लंबे सिर, श्वेत एवं गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे एवं घुंघराले बाल जैसे लक्षण होते हैं।
ठीक है। आर्यों के ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, फिर भी आर्य कोई प्रजातीय पद न होकर एक भाषिक शब्द है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है उसके बारे में। मानव अतीत के संजोए रखने का एकमात्र स्रोत इतिहास ही है। मानव अतीत के संजोए रखने का एकमात्र स्रोत इतिहास ही है। ठीक है, मानव अतीत के संजोए रखने का एकमात्र स्रोत क्या है? स्रोत इतिहास ही है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस काल की जानकारी देता है जब मानव अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस काल की जानकारी देता है जब मानव अपने विकास के आरंभिक अवस्था में थी। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। ठीक है, वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। ठीक है, राजत रंगिनी के में लेखक कल्हण ने इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की है। ठीक है, राजत रंगिनी में लेखक कल्हण ने इतिहास की व्याख्या इस प्रकार की है। सरलाध्य स एव गुणनान गुणगान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थकथन यस्य स्थेयस्वे सरस्वती। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात प्राचीन वृत्तांतों के निरूपण में वही प्रशंसनीय एवं निष्पक्ष माना जा सकता है जिसकी न्यायाधीश की भांति राग एवं द्वेष से मुक्त हो। ठीक है, इसका क्या है अर्थ? प्राचीन वृत्तांतों के निरूपण में वही इतिहासकार या प्रशंसनीय और निष्पक्ष माना जा सकता है जिनके न्यायाधीश की भांति राग एवं द्वेष से मुक्त हो। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 इतिहासों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पहला क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वरना केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का कोई साक्ष्य लिखित नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसकी लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसकी लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसकी लिखित साक्ष्य हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? 3 स्रोत हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत 3 स्रोत हैं। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और वैदिक यात्रियों के
विवरण। ठीक है, पहला क्या हो गया, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन सा हो गया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या था, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल का में क्या है, साक्ष्य लिखित है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। उसके बाद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस प्राचीन भारत के इतिहास को के प्रमुख तीन स्रोत हैं, कौन कौन सा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत को हम लोग पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या है, पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन का प्रामाणिक जानकारी मिलता है। पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन की प्रामाणिक जानकारी मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से कैसा जानकारी मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरें आदि अवशेष आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरें आदि अवशेष आते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन की प्रामाणिक जानकारी मिलती है और इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरें आदि अवशेष आते हैं। सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्य को भी खोदता है, यह तत्वों का अन्वेषक होता है। ठीक है, सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोदता अपितु वह मनुष्य को भी खोदता है, वह तथ्यों का अन्वेषक होता है। गार्डन चाइल्ड भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड के अनुसार भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही क्या है, पुरातत्व है। बी लाल पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। ठीक है, बी लाल के अनुसार पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करती है। अब आते हैं अन्वेषण यानी कि खोज। ठीक है, तो सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थलों की पहचान यानी खोज की जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, पुरातात्विक स्थलों की पहचान यानी कि खोज की जाती है। उसके बाद जब किसी स्थल के ऊपरी सतह से थोड़ी थोड़ी खुदाई पर ऐसी वस्तुएं मिलने लगती है जो वर्तमान में प्रयुक्त नहीं होती, तब उस स्थल की पहचान एक नए पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, पुरातात्विक स्थलों की पहचान या खोज की जाती है। जब किसी स्थल पर ऊपरी सतह से थोड़ी खुदाई करने पर ऐसी वस्तुएं मिलने लगती है जो वर्तमान में प्रयुक्त नहीं होती है, तब उस स्थल की पहचान एक पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। इसके पश्चात पुरातात्विक स्थल पर गहरी खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या किया जाता है, पुरातात्विक स्थल पर गहरी खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया जाता है। यथा हड़प्पा से प्राप्त प्राचीन ईंटों के आधार पर उसके पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई थी। ठीक है,
तो अन्वेषण यानी खोज में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, पुरातात्विक स्थलों की खोज यानी पहचान की जाती है और उस स्थल पर ऊपरी सतह को खोदा जाता है और कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जो कि वर्तमान में प्रयुक्त नहीं है, तब उस स्थल की पहचान एक पुरातात्विक स्थल के रूप में की जाती है। इसके पश्चात पुरातात्विक स्रोत की गहरी खुदाई करके प्राचीन संस्कृतियों को उद्घाटित किया जाता है। जैसे कि हड़प्पा से प्राप्त प्राचीन ईंटों के आधार पर उसे पुरातात्विक स्थल होने की पहचान की गई थी। अब आते हैं हम लोग खुदाई पे, उत्खनन पे। ठीक है, तो उत्खनन में क्या है कि एक बार पुरातात्विक स्थल की खोज कर लेने से के पश्चात उसकी खुदाई यानी उत्खनन की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। ठीक है, जब पुरातात्विक स्थल की खोज कर ली जाती है तो उसके पश्चात क्या किया जाता है, उसके उत्खनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। उत्खनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्खनन क्या होता है आपका, दो प्रकार का होता है। ठीक है, उत्खनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है लंबवत उत्खनन यानी वर्टिकल, और दूसरा होता है क्षैतिज उत्खनन यानी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहला क्या है, लंबवत उत्खनन। ठीक है, एक्जी वर्टिकल एक्सकवेशन। ठीक है, और क्षैतिज उत्खनन हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। ठीक है, तो उत्खनन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन सा, लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन क्या होगा, किसी पुरातात्विक स्थल की विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, लंबवत उत्खनन में किसी पुरातात्विक स्थल के विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। सबसे ऊपरी सतह के से प्राप्त अवशेष सबसे पहले नवीन संस्कृति के बारे में बताते हैं तथा सबसे निचली सतह से प्राप्त अवशेष उस स्थल की सबसे प्राचीन संस्कृतियों का उद्योतक होते हैं। ठीक है, किसी भी लंबवत उत्खनन में किसी भी पुरातात्विक स्थल के विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, सबसे ऊपरी सतह के से प्राप्त अवशेष सबसे नवीन संस्कृति के बारे में बताते हैं तथा सबसे निचली सतह से प्राप्त अवशेष उस स्थल की सबसे प्राचीन संस्कृति के उद्घोतक होते हैं। खुदाई का यह विधि स्तरीकरण भी कहलाती है। ठीक है, खुदाई की यह विधि क्या कहलाता है, स्तरीकरण भी कहलाती है। ठीक है, खुदाई की यह विधि क्या कहलाता है, स्तरीकरण भी कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लंबवत उत्खनन से विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रम ज्ञान होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि लंबवत उत्खनन से विभिन्न प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज उत्खनन। ठीक है, क्षैतिज उत्खनन क्या होता है, क्षैतिज उत्खनन उत्खनन द्वारा किसी निश्चित स्तर पर विस्तार से खुदाई करके एक निश्चित संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है, क्षैतिज उत्खनन द्वारा किसी निश्चित स्तर पर विस्तार से खुदाई करके एक निश्चित संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जाती है। यानी कि जब किसी संस्कृति का व्यापक अध्ययन करना हो तो उसके लिए क्षैतिज उत्खनन की विधि प्रयुक्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों का क्षैतिज उत्खनन किया गया है और वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा की नगरीय संरचना और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जब किसी संस्कृति का व्यापक अध्ययन करना हो तो उसके लिए क्षैतिज उत्खनन की विधि प्रयुक्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों का क्षैतिज उत्खनन किया गया है और वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर हड़प्पा की नगरीय संरचना और उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई है। किसी सभ्यता के संपूर्ण रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्खनन के दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी सभ्यता के संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए
उत्खनन के दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है, चाहे वो लंबवत उत्खनन हो या फिर क्षैतिज उत्खनन हो। ठीक है। व्हीलर के अनुसार लंबवत उत्खनन रेलगाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन रेल समय सारणी के बिना ही रेलगाड़ी है। ठीक है। व्हीलर के अनुसार लंबवत उत्खनन जो है वो रेलगाड़ी के बिना ही रेल समय सारणी है, जबकि क्षैतिज उत्खनन रेल समय सारणी के बिना रेलगाड़ी है। ठीक है। व्हीलर के अनुसार क्या बोल रहा है कि लंबवत उत्खनन जो है वो रेलगाड़ी के बिना रेल समय सारणी है। ठीक है। और वहीं जबकि क्षैतिज उत्खनन क्या है, रेल समय सारणी के बिना रेलगाड़ी है। अब आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि 1814 से लेके 1893। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। दूसरा क्या है, जेम्स जेम्स प्रिंसेप। इन दोनों के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम और दूसरा जेम्स प्रिंसेप। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप से मिलने के बाद अपने कार्यों का क्षेत्र बदल दिया। ठीक है। ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर कार्यरत कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप से मिलने के बाद अपने कार्य का क्षेत्र बदल दिया। ठीक है। यानी ब्रिटिश सेना में जो इंजीनियर के पद पर कार्यरत कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप से मिलने के बाद अपने कार्य क्षेत्र को बदल लिया। यानी ये जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पे थे, जो कि जेम्स प्रिंसेप से मिलने के बाद अपने कार्य क्षेत्र को बदल दिया। उसके बाद शीघ्र ही वे 1861 में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के नवसृजित पद पर नियुक्त किए गए। ठीक है। शीघ्र ही वो 1861 में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के नवसृजित पद पर नियुक्त किए गए। उन्होंने सारनाथ, सांची और तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सारनाथ, सांची और तक्षशिला में उत्खनन कार्य किया। 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है। 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है। 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा संग्रहित प्राचीन भारतीय मुद्राओं में से कुछ चुनिंदा मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा संग्रहित प्राचीन भारतीय मुद्राओं में से कुछ चुनिंदा मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई है। उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें है। कौन सा, कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकरेम। ठीक है। कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकरेम। दूसरा है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। तीसरा है कायंस ऑफ इंडिया। चौथा है बुक ऑफ इंडियन एराज। ठीक है। बुक ऑफ इंडियन एराज। और छठा है स्तूप ऑफ बरहूत। ठीक है। थिल्स पांचवा हो जाएगा भिल्सा रोप्स और छठा हो जाएगा स्तूप ऑफ भरहूत। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कौन कौन सा, कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकरेम इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, कायंस ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज, व्हील्स रोप्स
और स्तूप ऑफ भरहूत। ठीक है।